नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में आपको हिंदी से संबंधित बीए पार्ट सेकेंड ईयर का पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। आज की क्लास की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगी। क्या आप भी चाहते हैं कि कश्मीर की वादियों, नहीं कश्मीर तो नहीं कहेंगे, शिमला की वादियों में घूमे, बर्फ के गोले बनाए और गोले बना बना कर फेंके, बर्फ की रेशमी चादर पर आप घूमे, चाहते हैं आप? और यदि आप वहां पर पहुंच जाएं तो आपका सबसे पहला काम कौन सा होगा? क्या करें आप? ठंड से ठिठुरने लगे या फिर उस माहौल में एंजॉय करें, मनोरंजन करें, क्या करें? देखिए, जब कोई गया हुआ नहीं हो तो उसके लिए ये विषय थोड़ा सा हटकर हो जाता है। पहले स्वप्न अलग होता है कि अपन ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, और फिर भयंकर ठंडी में ठिठुरन भी बढ़ती है। तो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है आपके साथ, क्या हो सकता है आपको वहां जाकर कैसा महसूस हो सकता है, देखेंगे तरुण के माध्यम से। हमारा एक पात्र भी है तरुण, जो चला जाता है शिमला की वादियों में बर्फ को देखने, स्नोफॉल को देखने के लिए, और क्या होता है उसके साथ उसके बाद में। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी में। और आज की कहानी यशपाल द्वारा रचित कहानी है, जिनका परिचय अपन पिछली क्लास में देख चुके हैं। और इन्होंने एक कहानी लिखी है जिसका नाम है खच्चर और आदमी। बहुत ही अलग विषय को लेकर रची गई एक कहानी है। शीर्षक ही इतना अजीब है कि खच्चर और आदमी में क्या तुलना हो सकती है। खच्चर आप जानते ही होंगे, गधे को खच्चर कहा जाता है। वैसे जो पहाड़ी इलाकों में जो बोझा ढोने वाले गधे होते हैं उनको खच्चर कहा जाता है। और आदमी, अब देखिए, अगर आदमी की खच्चर से, गधे से तुलना की जाए तो कैसा लगेगा? शीर्षक ही बहुत रुचिकर है, परंतु शुरुआत देखते हैं। देखिए, तरुण नाम का एक व्यक्ति है जो दिल्ली के आसपास रहता है, परंतु कभी भी वह पर्वतों की सैर पे नहीं गया, पर्वतों की चोटियों पर नहीं चढ़ा। इच्छा बहुत रहती है कि काश अपन उस चोटी पर जाकर देखें कि संसार कैसा दिखता है, गांव कैसे दिखते हैं, कस्बे कैसे दिखते हैं, शहर कैसे दिखते हैं, और लोग किस प्रकार से छोटे छोटे घूमते हुए दिखाई देते हैं। मन तो होता था, परंतु तरुण कभी भी इस प्रकार से वहां पर नहीं गया। अब ये व्यक्ति जो है तरुण, एक बार के लिए शिमला चला जाता है। क्यों? पर्वत पर नहीं चढ़ा तो इसकी भी इच्छा थी, मैं भी स्नोफॉल देखूं। स्नोफॉल का मतलब बर्फ का गिरना देखूं। देखिए, शिमला जैसे जगह पर लोग इसीलिए जाते हैं कि वो स्नोफॉल देख सकें, गिरती बर्फ को देख सकें। और कहते हैं कि गिरती हुई बर्फ को देखने का जो दृश्य होता है, आप पिक्चर देख लीजिए ऐसे दृश्य की, बहुत अच्छा लगेगा, बड़ा शानदार दृश्य होता है। तो इस प्रकार से तरुण को भी यूं लगा कि बहुत ही अच्छा दृश्य हो सकता है, तो क्यों न मैं भी जाकर एक बार देखाऊं कैसा दृश्य होता है। तो तरुण एक बार वहां पे चला गया। कहां पे चला गया? शिमला चला गया। अब शिमला गया तो जाकर देखा कि भयंकर ठंड है। अब गर्म कपड़े वगैरह सारी व्यवस्था इसने की हुई थी, परंतु फिर भी भयंकर ठंड लग रही थी। फिर भी यूं सोचा कि चलो जो देखने आए हैं, जो एंजॉय करने आए हैं, उसको एंजॉय किया जाए, उसके साथ मनोरंजन किया जाए। और इसके लिए उन्होंने है वो शुरू किया उस अप्रतिम दृश्य का हिस्सा बनना। इन्होंने जैसे ही घूमना शुरू किया तो जैसे ही बाहर निकले, बर्फ में निकले, गोले बनाने की तो हिम्मत ही नहीं हुई। और ऐसे लगा कि अब किया क्या जाए। गर्म कपड़ों से बाहर हाथ निकालने की तो बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई कि जैसे ही हाथ निकालने को हो वैसे ही ठंड जैसे गर्म कपड़ों से भी अंदर जाकर और ठिठुरा रही है, कंपा रही है, पूरे शरीर को कंपा रही है। तो यहाँ पर तरुण की ये हिम्मत ही नहीं होती कि वो बर्फ के गोले बनाए, यहाँ पर दौड़ लगाए, यहाँ पर घूमे फिरे। और इस प्रकार से वह एक बार घूम आया, फिर आकर और अपने कमरे में बैठ गया। अब यहाँ पर तरुण का एक मित्र है जिसका नाम है भार्गव।
वो यही है और तरुण इसी के पास आया है। अब भार्गव के पास आकर और वह यूं सोचता है कि चलो यहाँ कमरे में रहा जाए, यहाँ अच्छा लगेगा। और भार्गव ने भी यूं सोचा कि भाई मित्र बाहर से आया है, गर्म इलाकों से आया, तो जाहिर सी बात है इसको ठंड लगेगी। परंतु उसने इसका जो कमरा है उसको बिजली के हीटर से गर्म नहीं किया। उसने सोचा कि इसको ज्यादा ठंड लगेगी, तो इसने क्या किया, दीवार के सहारे, कमरे की दीवार के सहारे जो सिकड़ियां बनती है ना, सिगड़ी बनवा ली और सिगड़ी बनाकर उसमें बड़े बड़े लकड़ी के कंदे डाल दिए और लकड़ी डालकर और उसमें उसको जला दिया। और जैसे ही जलाया वैसे ही आग की लपटें ऊंची ऊंची उठने लगी। भार्गव ने सोफा खींचकर आग जल रही थी उस सिगड़ी के पास कर लिया। वहीं तरुण आकर बैठ गया और सोफे के पास दोनों मित्र बैठे हैं। अब दोनों मित्र बैठे हैं तो तरुण वहां पर कांप रहा है, बड़ी ठिठुरन महसूस कर रहा है और बार बार ये शब्द कह रहा है, ओहो बड़ी ठंड है, बहुत सर्दी है। जैसे ही सर्दी आ जाएगी हम भी कांपने लगेंगे। उस समय हमारे भी जुबान पर एक ही शब्द होगा, ओफ बहुत सर्दी है। नहीं, गर्मी सर्दियों में तो अपन यूं करते हैं, बहुत सर्दी है। और गर्मी जब आ जाती है, यानी अब जब जैसे गर्मियां चल रही है, हे भगवान भयंकर गर्मी है। अब ये बातें, ये भी एक विषय है हमारे बीच। ऐसी बात नहीं है कि ये ऐसी वैसी बात है जिसको यूं टाल दिया जाए। आज के समय या आज के दिन गर्मी में जो भी कोई आपस में मिले हैं, हो ही नहीं सकता कि उन दोनों के बीच में गर्मी के बारे में बात नहीं हुई हो। और एक भी व्यक्ति ने ऐसा नहीं कहा हो कि ओफ बहुत ज्यादा गर्मी है, मारेगी ये गर्मी इस बार। तो हमेशा पड़ती है, परंतु जैसे ही सर्दी आएगी गर्मी को भूल जाएंगे, सर्दी के लिए कहेंगे कि इस बार सर्दी मारेगी। तो इस प्रकार है वो, ये विषय चलता रहता है। उसी प्रकार से तरुण भी कहता है बहुत सर्दी है, बहुत सर्दी है। अब वहां पर भार्गव यूं कहता है, ये भी कोई सर्दी है भला? कहाँ सर्दी है? भार्गव जो है वो एक खनिज दोहन करने वाले दल में था। और खनिज दोहन जो कौन करते हैं? पुरातत्व विभाग वाले। तो पुरातत्व के खनिज दोहन वाले दल में था और इनको यूं करना पड़ता था, इनको 6 महीने तक समुद्र से लगभग 20,000 फीट ऊंचाई पर रहना पड़ता था और वहां से उनको देखना पड़ता था, उनको खनिज दोहन करना पड़ता था। तो ये जो शिमला की जो सर्दी है, ये कौन सी 6-7 हजार फीट की ऊंचाई है। अब 6-7 हजार फीट की ऊंचाई भार्गव के लिए क्या मायने रखेगी? इसकी सर्दी क्या मायने रखेगी जो 20,000 फीट तक ऊपर जाता है? तो उसके लिए ये सर्दी कोई मायने नहीं रखती। तो भार्गव कहता है कि ये भी कोई सर्दी है, तुम्हें हो क्या गया, तो क्यों ऐसे कर रहे हो? मतलब ऐसे जैसे उसकी उपेक्षा कर रहा है। कभी कभार हम इसलिए भी करते हैं कि जो ज्यादा डरता है उसके लिए ऐसी उपेक्षाएं करते हैं ताकि उसका डर निकल जाए। तो यहाँ पर भार्गव भी इसलिए कर रहा है कि इसकी सर्दी भाग जाए, इसको ये जो ठीक हो रही है ना, उसकी ये खत्म हो जाए, इसलिए वो प्रयास करता है। परंतु तरुण, ये सर्दी नहीं है, तो सर्दी किसे कहते हैं बता? यानी तरुण को और ज्यादा ठंड लग रही है। वो गांव या गर्म इलाकों से गया है, गर्म इलाकों से, अब दिल्ली है, दिल्ली में तो गर्मी खूब पड़ती है, तो वो दिल्ली से गया है, दिल्ली के आसपास के गांव में रहता है। अब दिल्ली से गया है तो वहां पर उसे तो बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। तो वो पूछता है कि अगर ये सर्दी नहीं है तो सर्दी किसे कहते हैं, ये तो बता भाई। तो भार्गव यूं कहता है, ये कोई सर्दी है क्या? सर्दी तो तुमने देखी नहीं। यानी जो ठंडे प्रदेश में ज्यादा रहता है उसको ठंडी कम लगती है,
गर्मी ज्यादा लगती है क्योंकि वो जहां भी चला जाए वहां अगर थोड़ी सी गर्मी हो तो उसके सहन करने योग्य नहीं रहती। और जो गर्म प्रदेश में रहता है उसके लिए थोड़ी बहुत गर्मी कोई मायने नहीं रखती। वो तो यदि ठंडी में चला जाए तो ठंड उससे सहन नहीं होती। तो ऐसा ही कुछ इन दोनों मित्रों के बीच हो रहा है। भार्गव ऐसे कह रहा है तो तरुण फिर जब भार्गव कहता है ना कि ये भी कोई ठंडी है, तो तरुण यूं सोचता है कि अगर ये ठंडी नहीं है तो इसका मतलब इसने तो इससे भी ज्यादा ठंडी झेली है। तो वो यूं सोचता है कि क्यों ना भार्गव से ऐसे किस्से निकलवाए जाए जो बहुत ज्यादा ठंड थी और उस समय इन लोगों ने क्या किया, कैसे इन लोगों ने उसको झेला, किस 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 प्रकार के कितने कितने कपड़े पहने होंगे। यहां पर तरुण की जिज्ञासा बढ़ जाती है, जिज्ञासा बढ़ जाती है और वो जानना चाहता है कि ऐसा क्या है या बहुत ज्यादा सर्दी में भार्गव ने क्या किया हुआ है। तो इसलिए वो एक रास्ता अपनाता है, सीधा नहीं पूछता भार्गव को कि अच्छा मुझे यूं बता कि जो बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तो तुम लोग क्या करते हो, कैसे करते हो। वो इस प्रकार के सवाल नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, भार्गव के पास खिसकता जाता है और खिसकता जाता, ओफ बहुत तेज ठंडी है, बहुत तेज ठंडी है, मुझे तो बहुत सर्दी लग रही है, अंदर तक कंपा रही है। अब जो व्यक्ति गर्म प्रदेश में बैठकर, दिल्ली में बैठकर यूं सपने ले रहा था कि कैसा स्नोफॉल होगा, कैसे बर्फ गिरती होगी, कैसे वो मखमली चादर जो है वो दिखाई देती होगी, कैसे उस पर घूमना अच्छा लगता होगा, परंतु यहाँ पर सब चीजें भूल जाता है। यहाँ पर उसकी ठिठुरन और उसकी सर्दी ही नहीं निकल रही। तो इसलिए वो अब भार्गव से किससे जानना चाहता है, इसके लिए ज्यादा ठंडी का प्रदर्शन करता है। ओफ बहुत ठंडी है, बहुत सर्दी है। भार्गव के पास खिसकता जाता है। भार्गव सोफे को थोड़ा और सिगड़ी के नजदीक कर लेता है। आग की लपटें उठने लगती हैं। दोनों ने पूरे के पूरे गर्म कपड़े पहन रखे हैं और अलाव जल रहा है। अब यहाँ पर जब पूरे गर्म कपड़े पहने हैं तो भार्गव को तो इतनी ज्यादा ठंड लगेगी नहीं, तरुण को भी ठंड, जब आग जल रही हो तो आग के पास किसको ठंड लगेगी बताओ। आग के पास तो प्रेमचंद जी ने कहा है कि होरी भी भयंकर पौष के महीने की ठंडी को भी चुनौती देता है आग के पास जाने के बाद। तो यहाँ पर तरुण को ठंडी कम लग रही है, उसकी ठंडी कम हुई है, परंतु फिर भी वो भार्गव को छेड़ रहा है ताकि वो अच्छी अच्छी उससे संबंधित कहानियां सुने। तो ये जो है वो आज की कहानी किसके द्वारा रचित, यशपाल द्वारा रचित खच्चर और आदमी कहानी की शुरुआत थी। इसमें अपनों ने देखा कि किस प्रकार से तरुण है वो सपने लेता था और सपने में देखी हुई उन सुंदर वादियों का प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए और वो वहां पर जाता है, शिमला में जाता है। परंतु शिमला की तेज ठंड, देखिए स्वप्न में चीजें अलग होती है, हकीकत में अलग होती है और कल्पनाओं में चीजें जितनी सुंदर दिखती है यथार्थ में उतनी सुंदर हो ये जरूरी नहीं होता। हम बहुत सी कल्पनाएं करते हैं और उनमें कुछ रिश्तों को तो बिल्कुल स्वर्ग के समान खूबसूरत बना देते हैं, परंतु हकीकत में ऐसा हो ये आवश्यक नहीं होता। तो उसी प्रकार का कुछ तरुण के साथ होता है। तरुण ने भी बहुत सुंदर सुंदर सपने देखे थे, बर्फ के जगह के, बर्फ गिरने के, और ये तो आपने खूब देखा होगा। हमारे हिंदी के बहुत से कवियों ने लिखा है कि वो लोग जाते हैं बर्फ गिरने को देखने के लिए या स्नोफॉल को देखने के लिए, बहुत से लोग जाते हैं। तो यहाँ पर तरुण भी है, वो जाता जरूर है परंतु स्नोफॉल के बारे में वो कोई देख ही नहीं पाता, यहाँ तक कि उसकी ठिठुरन ही नहीं निकल पाती। अब यहाँ पर इस कहानी में जो तरुण है वो भार्गव से किस्सा निकलवाना चाहता है। तो भार्गव फिर यहाँ पर बताता भी है कि देखो मेरा काम यह है, हमारे दल का काम यह है कि हम 20,000 फुट ऊंचाई तक जाएं और 20,000 फीट ऊंचाई पर तो और अधिक ठंडी हो जाती है और अधिक बर्फ गिरती है। ये
तो मात्र 6-7 हजार, यानी इससे दुगनी बर्फ भी मैंने झेली है। यहाँ पर भार्गव इस प्रकार से अपने मित्र को बताता है और वो फिर यहाँ पर अपने सारे किस्से जो है उनका मिला जुला रूप प्रस्तुत करता है कि किस प्रकार से हम जाते हैं, किस प्रकार से वहां पर बर्फ में खुदाई करते हैं। बर्फ में हाथ डालना कितना मुश्किल होता होगा। 5 मिनट यदि आप बर्फ हाथ में ले लो तो सुन्न पड़ जाती है, परंतु यहाँ पर इनका काम ही ऐसा है। इनको 6-6 महीने खुदाई करनी पड़ती है, खनिजों का दोहन करना पड़ता है। तो इन लोगों को जाना पड़ता है और ये वहां पर खुदाई करते हैं। खुदाई में जो भी मिलता है, पुरातत्व विभाग वाले तो यही करते हैं, चाहे कोई गर्म प्रदेश में चले जाएं, चाहे ठंडे प्रदेश में चले जाएं। तो यहाँ पर ये बताता है, ये जो बर्फ है जो सुंदर कॉटन के समान खिली हुई है, ये जब गिरती है तो गिरने के समय जब देखिए ऊपर से नीचे आती है तब भी बिल्कुल कॉटन के समान कोमल कोमल मुलायम मुलायम दिखाई देती है और इतनी सुंदर लगती है, जो पिक्चर में तो बहुत अच्छी लगती है। तरुण भी कहता है कि उसे वैसे तो बहुत अच्छी लगती है, परंतु यहाँ पर उसे ठिठुरन लग रही है, बर्फ की सुंदरता उसे दिखाई ही नहीं दे रही। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। आगे क्या होता है, दोनों मित्रों के बीच किस किस प्रकार की बातें होती हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।